नमस्कार, मैं गालिब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज़ चैनल। एवीएन न्यूज़ चैनल के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका तहे दिल से स्वागत है। फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी कोई कीमती चीज़, अनमोल रत्न किसी समुंदर में गिर जाए तो क्या बेचैनी होती है और कैसा महसूस होता है। और अचानक से वो खोई हुई चीज़, ये खोया हुआ अनमोल रत्न आपको दोबारा मिल जाए तो कैसा महसूस होता है। ये वही शख्स बता सकता है जिसकी चीज़ खोई हो और मिल गया हो। आज मैं बात कर रहा हूँ यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बारे में। ख़ास तौर से हिंदुस्तान और हमारे हज़ारीबाग के कुछ लोग जो वहाँ फंसे हुए हैं, कुछ लोग आ चुके हैं। जो नया है उनकी बेचैनी और जो आ गए हैं उनकी खुशी। आज हमारे स्टूडियो में दानिश, जो डॉक्टरेट की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए थे और वहाँ प्रैक्टिस भी कर रहे थे, इस लड़ाई में वो किस तरह से वहाँ जद्दोजहद किए और अपने घर वापसी की सफ़र में क्या क्या इनके साथ परेशानियाँ पेश आई, वो हम इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में दानिश। थैंक यू सर। यूक्रेन की लड़ाई में जब आपको पता चली कि हाँ रशिया और यूक्रेन के बीच, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि आप वहाँ पर कहाँ रहते हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जी। माई नेम इज़ MD दानिश हसन एंड आई एम स्टडिंग इन लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी जी। एंड आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट। जी। एंड सर, मैं लवीव सिटी में रहता था। अच्छा। जो कि कीव से 550 किलोमीटर दूर है। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग टाइम पर लवीव सिटी तो खैर काफ़ी सेफ था, लेकिन जैसे जैसे हालात बिगड़ी तो खैर लवीव सिटी टारगेट होने लगी, जिसके कारण हमें लवीव छोड़ना पड़ा। सबसे पहले जानना चाहेंगे, शुरुआत में जब पता चला कि हाँ युद्ध छिड़ गया है और दोनों के बीच जो है शुरुआती दौर की जो लड़ाई है, वैसे दौरान आपको कैसा महसूस होता और क्या लगा था और आपने किन किन लोगों से संपर्क किया था। सर, स्टार्टिंग टाइम पे हम लोग खैर इस चीज़ से खाली बस हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा है और सुना है कि ऐसा होता है, लेकिन जब हमारे साथ ये हो रहा था तो हम लोग बिल्कुल पैनिक हो गए थे कि फाइनली अब हम करें तो करें क्या। और ऐसा टाइम पे ऐसा फील आ रहा था कि शायद हमारा ये आखिरी सफ़र भी हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने फिर भी हिम्मत रखी एंड जैसे जैसे वहाँ पे एयर सायरन बजना धीरे धीरे स्टार्ट हो गया, जो कि हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। हर तरफ से सुनने को मिल रहा था, नहीं लवीव सिटी आप सेफ है। अजूबा था, ऐसा चीज़ था जो कभी देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। एकदम सर। तो धीरे धीरे जैसे हम लोगों को पहले से पता था कि नहीं ये सेफ है, तो हम लोग थोड़ा ठीक से थे पहले स्टार्टिंग में। देन धीरे धीरे जैसे जैसे वहाँ का सिचुएशन अनकंट्रोल होने लगा तो हम लोग बिल्कुल घबराने लगे। अब हम लोग फिर डिसाइड लिए कि यहाँ से निकलना ही अब सही होगा, चाहे जो हो। जिंदा बचे तो ठीक है, नहीं तो फिर जी अल्लाह। तो कितने दिनों का सफ़र रहा जो आप वहाँ पर रहे, युद्ध शुरू हुआ उसके कितने दिन तक वहाँ रहे। सर, वहाँ से हम लोग निकले थे 24 को, बिकॉज वहाँ का सिचुएशन जैसे हम देख रहे थे कि बार बार हमें बंकर में जाना पड़ रहा था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ऐसे डर के, ऐसे बॉम्ब के डर से बेहतर है बॉम्ब से मरना कि हम लोग पहले देखते हैं, ट्राई कर सकते हैं अगर हमारा कुछ हो सके, क्योंकि हम लोगों ने कभी बॉर्डर देखा नहीं था। हम लोग ऐसे इमेजिन कर रहे थे कि शायद बॉर्डर पे जाएंगे और वहाँ से क्रॉस कर जाएंगे। तो हम लोगों ने टैक्सी बुक करी एंड टैक्सी वालों ने भी क्या है कि मुंह मांगा रकम मांगने लगे। तो खैर वो वहाँ के मनी से 10,000 ग्रेवनास मांग रहे थे, लेकिन हम लोगों ने जितना हो सका निकाला और वो इंडियन मनी में 30,000 होता है। तो हम लोग 3 आदमी थे, 3 दोस्त थे, हम लोगों ने मतलब पैसे ज्वाइंट किए एंड देन फिर वहाँ से निकले। एंड देन हम लोग बॉर्डर भी पूरा नहीं पहुँच पाए थे, 40 किलोमीटर जैसे पहुँचे, फिर हम लोग वहाँ से पैदल चले 45 to 50 किलोमीटर्स। देन जैसे पहुँचे हैं उसके बाद फिर फर्स्ट चेक पोस्ट पे सर हमें बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी। एक तो सुबह से लेकर रात तक पूरा 24 घंटे हम लोगों ने नॉन स्टॉप वॉकिंग करी है। एंड देन जब चेक पोस्ट पे पहुँचे हैं तो हमें बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं था कि वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट चेक पोस्ट पे वहाँ पे कंट्री वाइज अलग कर दिए थे, जैसे इंडियन और जो भी कंट्रीज़ आ रहे हैं वो अलग कर दिए और यूक्रेनियन कंट्री अलग कर दी है। तो उन लोगों को तो खैर बहुत वैल्यू मिल रहा था कि उन लोगों को गाड़ी लेने आ रही थी बॉर्डर के लिए, और हम लोग वहीं पे वेट कर रहे हैं। हम लोगों ने इतना रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ हमें जाने दें, तो वो लोग जाने ही नहीं दे रहे थे। वो लोग बस वेट करवा रहे, बोल रहे वेट करो। अच्छा, आपके साथ जो इंडियंस थे, कितने इंडियंस थे जो आपके ग्रुप में थे? सर, वहाँ पे करीब 150 से 200 इंडियंस थे। तब हम लोगों ने पूरा डिसाइड कर लिया था कि नहीं अब यहाँ से निकलना सेफ रहेगा, और बस तभी वहाँ से बहुत मुश्किल से हम लोग निकल भी रहे थे और यूनिवर्सिटी से भी हेल्प मांगी तो वो भी नहीं कर पा रही थी।
अच्छा, यूनिवर्सिटी के अलावा वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो कितना हेल्प कर रहे थे और किस तरीके से आपकी हेल्प कर रहे थे? सर कोई हेल्प नहीं वहाँ के गवर्नमेंट ने की है। अगर वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं। और हमारी यूनिवर्सिटी को सबसे पहले हमारा कुछ करना चाहिए था, क्योंकि हम लोग वहाँ के स्टूडेंट हैं और स्पेशली हम लोग और कहीं नहीं रहते हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हैं। तो जाहिर सी बात है उनको पूरा एवरीथिंग नॉलेज है और कौन कौन से स्टूडेंट कहाँ पे हैं कहाँ नहीं है। तो जाहिर सी बात है अगर वो चाहते तो हम लोगों को बस से अरेंज कर सकते थे। और ऊपर से हम लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन पहले नहीं मिल रही थी। जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ देन फिर न्यूज़ में लिखी अच्छा आप इंडिया जा सकते हैं। पहले से अगर हमें इस तरह चीज़ इन्फॉर्मेशन मिली रहती तो हम लोग बहुत पहले इंडिया छोड़े रहते हैं। तो अचानक से हुआ? जी सर, बहुत अचानक से हो गया और अचानक से हम लोगों को निकलना पड़ गया। उसके बाद आपने इंडिया के एम्बेसी से संपर्क स्थापित किया गया? क्या किया आपने? हम लोगों ने इंडियन एम्बेसी से कॉल करके कांटेक्ट भी किया। तो इंडियन एम्बेसी से एक तभी पहले तो नोटिस निकला था करीब 17-18 को कि आप टेम्पररी अपना वहाँ यूक्रेन को छोड़ सकते हैं और अपने वतन आ सकते हैं, लेकिन फिर तभी कोई चांसेस कंफर्म न्यूज़ नहीं मिले। छोड़ सकते हैं कि बात जो आई तो किस तरह के छोड़ सकते हैं? मतलब अभी वहाँ से आप लोग निकल सकते हैं क्योंकि वहाँ का सिचुएशन सही नहीं है, लेकिन टेम्पररी लिखा गया था। और यूनिवर्सिटी से भी जब हम मतलब कंसल्ट कर रहे थे, बात कर रहे थे, पता कर रहे थे, तो वो लोग बोले कि ऐसा सिचुएशन वैसे नॉर्मल है, लेकिन अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हैं। एंड देन यूनिवर्सिटी जब ऑफलाइन हो जाएगी तो आपको आना पड़ेगा। एंड देन उस समय सर टिकट का प्राइसेस अपन लोगों ने देखा तो वहाँ पे 80,000-90,000 के ऐसे टिकट्स आ रहे थे। और वी आर ऑल्सो मिडिल क्लास फैमिली, तो दैट्स वाई वी कैन नॉट बी मैनेज देयर। एंड सर अगर हम लोग चले जाते हैं देन फिर अगर सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, जो कि 16 को होने वाली वॉर भी नॉर्मल हो गई थी, तो हम लोगों ने सोचा कि अगर नॉर्मल हो जाएगी देन फिर अगर हम लोगों को आना पड़ गया तो फिर से वो एफर्ट करके 80,000-90,000 लेके फिर वापस आना, इट कांट बी पॉसिबल। हम लोग देखिए टीवी पे देख रहे हैं दानिश, आज तक देखते आ रहे हैं, तो कि जो डर था, जो हम लोग यहाँ डर रहे थे, आप तो एक वहाँ पे खुद आपने नज़रों से देखा है और एक नज़दीक से बहुत कुछ देखा है कि ऊपर से बॉम्ब गिराया जा रहा है, किस तरह से तबाही मचाई जा रही है, तो कैसा महसूस होता था? सर काफ़ी खौफनाक डर था। और धीरे धीरे जैसे हम लोगों का सबसे बड़ा फूड का जो सोर्स था सर, स्पेशली सबसे बड़ी बात है लाइट थी सर। अगर लाइट नहीं रहेगी तो हम लोग खुद से कुछ नहीं बना सकते, बिकॉज वहाँ पे जैसे इंडियन में तो खैर लकड़ी होती है, कोयले कुछ भी इंतजाम हो जाता है जी, तो वहाँ पे वैसा कुछ सिस्टम था ही नहीं। तो बिना लाइट का वहाँ पे मतलब सब चीज़ शॉर्ट है। और धीरे धीरे हमें न्यूज़ मिली कि हमारा कम्युनिकेशन भी बंद कर दिया जाएगा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा एकदम बिल्कुल मतलब चिंता होने लगा सर, बिकॉज अगर कम्युनिकेशन रुक गया तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ना कैब बुक कर सकते हैं, ना अपने घर वाले को बता सकते हैं कि हम लोग किस परेशानी में, ना किसी से हेल्प मांग सकते हैं। तो धीरे धीरे हम लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा सर। फिर धीरे धीरे हम लोग ने यही डिसाइड किया कि बस यहाँ से जैसे चाहे वैसे निकल जाए ताकि इस बॉम्ब से एरिया से सेफ हो जाए। जैसे हम लोगों ने पोलैंड बॉर्डर पहुँचा तो थोड़ा सेफेस्ट फील हुआ कि हम लोग कम से कम बॉम्ब से बच चुके हैं। उसके बाद बस ठंड से बस लड़ना था और बॉर्डर से लड़ना था सर। अच्छा, शुरुआती कितने दिन पहले आप यहाँ से गए थे यूक्रेन? शुरुआती दिन पे हम आए थे सितंबर में पिछले साल, क्योंकि छुट्टी हुई थी तो उस समय आया था। दिन फिर चले गए थे, सितंबर में ही गए थे, अगस्त में आया था, सितंबर में चले गए थे। तो उस समय से फिर हम वहीं पे हैं। अचानक से जब लड़ाई शुरू हुई तो सबसे पहले घर के लोगों से आपने संपर्क स्थापित किया होगा? जी सर। तो किनसे बात हुई थी? सबसे पहले तो घर से हम, पापा मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन है, एंड वो अगर कुछ बोल देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं एकदम फुल कॉन्फिडेंट। तो वो जो पल रहा होगा जी कि आप एक बीच लड़ाई में फंसे हुए हैं जी, और एक पेरेंट्स जो मुझे बहुत चाहता है, उससे जब बात हुई होगी तो वो इमोशन को लोग देखना चाहेंगे। सर अपने ज़िंदगी में मैंने कभी ज़्यादा रोया नहीं है खुल के, लेकिन वो मेरा पहला ज़िंदगी का मोमेंट था जिस समय मैंने अपने पापा से और मम्मी से कॉल करके अपने आप को बहुत रोकना चाहा था, लेकिन फिर भी चुकुड़ के रोया हूँ। देन बता नहीं सकता हूँ उस समय, लेकिन एक चीज़ हम महसूस करते हैं उस पल को। जी सर, उस समय एक चीज़ हुई कि पापा जब रोते थे तभी मैं स्ट्रांग हो गया, उनको समझाता था कि नहीं, हम सेफ, आप चिंता ना करें। लेकिन फिर जब हम रोए थे तभी पापा ने मेरे उस समय जो हिम्मत दिखाई और वो नहीं रोए उस समय और हमको संभाले और उस समय समझाए, जिसके कारण सर हम हार मान चुके थे। लेकिन उनके वजह से वो बोले कि नहीं बेटा, रात स्टे कर लो। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी सर, हम काँप रहे थे बहुत बुरी तरीके से, और मेरे दोस्त लोग कुछ हाइपोथर्मिया से भी बेहोश हो रहे थे। देन पापा से जब मैंने बात करी, खासकर मेरे और भी दोस्त, वो लोग का कॉन्फिडेंट मैं था और मेरे कॉन्फिडेंट मेरे पापा थे। जब ये बोलते थे कि नहीं बेटा बस वेट कर लो, मैंने बात करी है और वो ज़रूर कल सुबह तक हो गए, तुम्हें कुछ ना कुछ तो न्यूज़ मिलेगा और तुम निकलोगे,
तब थोड़ा सा विश्वास होता था कि नहीं हम निकल सकते हैं सेफ। तो खैर बहुत मेरे कॉन्फिडेंट जो भी बने हैं, मेरे पापा बने हैं, अगर उस समय मुझे संभालते तो शायद आज हम इस जगह पे अपने वतन नहीं होते हैं और अपने माँ बाप के सामने नहीं होते हैं। देखिए आपकी हिम्मत की हम दाद देते हैं कि आप ऐसी जगह से लौट के आ गए हैं कि बहुत ही ख़तरनाक जगह थी, और हम तो वहाँ के देख के हम लोग जो है काफ़ी चिंतित रहते हैं कि किस तरह से वहाँ बच्चे फंसे हुए हैं, लोग फंसे हुए हैं, ख़ासतौर से हज़ारीबाग के लोग जो फंसे हुए हैं, तो चिंता का विषय बना हुआ था हमारा। लेकिन जब आप वापस आ गए तो वापस आने का जो इमोशन होगा, खुशी होगी आपके परिवार में, आपके माता पिता में, ख़ास तौर से आपके पिता जो आपके लिए तड़प रहे होंगे, तो कैसा महसूस हुआ? सर जब मैं एयरपोर्ट से निकला और अपने मम्मी पापा को फर्स्ट टाइम, मतलब उस समय जब मैंने देखा, उस समय ऐसा लगा कि मैंने आज तक कभी इतने शिद्दत से मैंने कभी नहीं वैसा फील आया है, लेकिन उस समय ऐसा फील आया कि एक मुझे नई ज़िंदगी मिली, ऐसा फील आया है। और जब मैंने पापा मम्मी को हग किया देन बहुत अच्छा फील आया कि फाइनली मैं अपने वतन पहुँच चुका हूँ। तब तक मुझे विश्वास नहीं हो रहा था जब तक मैंने अपने मम्मी पापा को नहीं देखा था, और जैसे मैंने देखा तब मुझे विश्वास लगा कि नहीं अब मैं सेफ़ हूँ। जी हाँ। अच्छा, हम बात करें कि MBBS की जो पढ़ाई आपने की कर रहे हैं वहाँ पर, तो क्या वजह रही कि आपने हिंदुस्तान छोड़ के इतनी लंबी दूरी पर वहाँ पर गए? क्या वजह रही सर? क्या फैसिलिटीज़ है वहाँ पर जो हमारे हिंदुस्तान में नहीं है? कोई फ़ॉरेन जाना नहीं चाहता सर, ऐसा उनको मजबूरन जाना पड़ता है। जी। क्योंकि बचपन से हमें एम्बिशन दिखाई जाती है कि नहीं आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। अब जब ये एम्बिशन अगर हमें दिखा के बड़ा किया जाता है और अगर हम उस चीज़ के लिए पूरी मेहनत करके उस चीज़ के लिए लायक हो जाते हैं और जब हमें वो नहीं मिलती है तो हम लोग बहुत ज़्यादा टूटा फील करते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर भी हमारे पेरेंट्स हमें टूटा ना देख करके वो लोग जी जान लगा देते हैं, भले वो कितने कहीं से भी एफर्ट करके हमें पढ़ाने की कोशिश करते हैं। सर तो यही वजह है कि हम लोग जब नीट अगर निकाल लेते हैं तो ऐसा है कि अगर जिसका 600 मार्क्स आ जाता है उसका गवर्नमेंट में हो जाता है। जिसका 599 आता है अगर वो उस मेरिट में नहीं आया तो 599 वाले को नहीं होता है उसका, और सीट्स फुल हो जाती हैं। फिर उसे कोई ना कोई जगह एक्सेप्ट करनी पड़ती है। कोई जगह सर उसको एक्सेप्ट नहीं मिल पाती है, लेकिन यही चीज़ होता है कि वो बंदा फिर फेलवर फील करने लगता है। तो सर फिर उस वजह से जब देखा जाता है कि इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं तो हम लोग सोचते हैं कि चलिए यहाँ के गवर्नमेंट में नहीं हो पाया तो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ेंगे, लेकिन प्राइवेट एफोर्ड्स करना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। जी सर, क्योंकि और प्राइवेट कॉलेज का जो फीस होता है सर उसमें 1 करोड़ तो डोनेशन ही लगता है। बिल्कुल, बहुत है सर, उतना तो मिडिल क्लास के लिए एफर्ट करना पॉसिबल नहीं है। यही रीज़न है कि जब हम फॉरेन जाते हैं तो फॉरेन में कम से कम 30 to 35 लाख में हमारा जो है MBBS क्लियर हो जाता है। तो दूर जाने की एक वजह ये रही कि वहाँ जो है फीस में कुछ रिबेट्स मिला हमें, और हमारे लायक मिला कि हम वहाँ पर गए। जी सर, और बहुत अच्छी स्किल्स भी होती हैं, पढ़ाई भी होती हैं, और वहाँ पे क्लिनिकल स्किल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। अच्छा, एक बात और हम जानना चाहेंगे, इंडियंस डॉक्टर में जो इंडियंस पढ़ाई करके यहाँ डॉक्टर्स बनते हैं और यूक्रेन से और बड़ी जगहों से लोग जो पढ़ाई करके आते हैं, तो दोनों के स्किल्स में क्या डिफरेंस रहता है? सर दोनों की स्किल्स में डिफरेंस ये रहता है कि फ़ॉरेन वाले जो हम लोग के स्किल्स रहते हैं, हम लोगों का स्पेशली नॉलेज में बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग्स रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ ज़्यादा पेशेंट नहीं रहने की वजह से। एंड इंडिया वाले में ये होता है कि प्रॉपर अगर नॉलेज पर प्रॉपर क्लासेस नहीं हो पा रही, क्लिनिकल स्किल्स नहीं हो पा रही, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिकल्स बहुत करने को मिलता है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा हुनर हो जाता है। यही वजह है कि जैसे कुछ फ़ॉरेन के आते हैं तो वो लोगों को अगर आप कुछ करने दीजिए तो वो लोग नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, उनको दिया नहीं जाता प्रैक्टिस करने के लिए। देन इंडिया वाले को काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस रहती है, तो इस वजह से। तो दानिश, आप क्या करना चाहेंगे? जैसे वहाँ से मान लीजिए यूक्रेन से आप कंप्लीट करके आते हैं, तो प्रैक्टिस कहाँ करना चाहेंगे? प्रैक्टिस तो सर ऑब्वियसली अपने वतन करना चाहेंगे, बिकॉज हर एक अगर आप कहीं भी प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ का नेटिव लैंग्वेज आपको जानना ज़रूरी है। तो खैर हम लोग यूक्रेन में थे तो यूक्रेनियन लैंग्वेज हमें जानना ज़रूरी था, और जो कि हमारी पढ़ाई भी चल रही थी और मैंने काफ़ी यूक्रेनियन सीख भी रखा था। एंड देन उसी वजह से खैर वहाँ पे थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम उस स्टूडेंट का आती है जो यूक्रेनियन नहीं समझ पाते हैं, और आफ्टर ऑल आप जैसे जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका ईयर्स तो बढ़ रहा है, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, यूक्रेनियन नहीं सीख रहे हैं। फर्स्ट में जब आप वहाँ गए थे आप, तो यूक्रेन का लैंग्वेज तो सीखने में काफ़ी समय लगा होगा आपको? यस सर, काफ़ी समय लगा था, लेकिन खैर हम लोगों को जब सीनियर से पता चले कि अगर तुम्हें यहाँ पर इंटर्नशिप करना है तो तुम्हें यहाँ का नेटिव लैंग्वेज अच्छे से सीखना पड़ेगा। तो मैंने विदिन 6 मंथ में मैंने इतना अच्छे से मतलब सीख लिया कि वहाँ पे आराम से मेरा सर्वाइवल तो हो जा रहा था। एंड देन फिर आगे चल के काफ़ी अच्छी सी यूक्रेनियन आने लगी। दानिश, और कुछ वक्त जो वहाँ पे बीता है बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही दर्दनाक वक्त जो बीता है, कुछ उसको हम जानना चाहेंगे।
जी सर, जो हम देख नहीं सके हैं कैमरे में या टीवी में देख नहीं सके हैं, नेट पर देख नहीं सके हैं, सोशल मीडिया पर देख नहीं सके हैं, तो वैसा कोई वक्त? सर वो वक्त सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर का रहा जी। है, जब आज तक कभी हम लोगों ने इतना चला नहीं है। जी जी जब भी हम लोग 40 to 45 किलोमीटर जब ऐसे चल के वहाँ पे बॉर्डर पे पहुँचते हैं, जी देन वहाँ पे सर हम लोगों को देखते हैं कि फर्स्ट चेक पोस्ट पे हमें वेट करना पड़ता है। जी पूरा एक दिन वेट करना पड़ा है सर उस -7 to 8 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। काफ़ी ठंड थी। काफ़ी ठंड थी सर, और हम लोग एक चीज़ तो है कि अगर हमें पहले से इस चीज़ का पता रहता तो हम लोग फुल तैयारी में जा सकते थे, लेकिन हम लोग उस स्थिति में निकले हैं जब भी मतलब ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो गया, और हम लोग जैसे जो भी पहने हुए हैं वैसे उस हालत में निकले हैं। ना कि हम लोगों के पास कुछ ऐसे मोटी वाली जैकेट्स नहीं है, ना कि हम लोग तो खैर कुछ ले लिए थे, वैसा इंतजाम नहीं था। जी हाँ, तो बहुत स्टूडेंट अब अचानक से निकलना पड़ा तो कुछ वैसा इंतजाम भी नहीं था। जी सर, कुछ ऐसा इंतजाम नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट बेहोश होकर भी गिरने लगे थे स्टार्टिंग टाइम पे ही, क्योंकि ना उनके पास हैंड ग्लव्स थी, ना उनके पास टोपी थी, और वो मोजा भी नहीं पहन पाए थे, और वो जैसे थे वैसे निकले। तो उस फर्स्ट चेक पोस्ट पे तो खैर ये हाल था। देन सेकंड जो चेक पोस्ट इमिग्रेशन का चेक पोस्ट था वो सबसे ख़तरनाक रहा है सर, क्योंकि वहाँ पे जो बॉर्डर जो है वो इंटरनेशनल लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बार खुलती है, और एक बार एक ही स्टूडेंट 2 स्टूडेंट जाते फिर बंद कर देते हैं, और इसी तरह करते करते टाइम एक्सटेंड होते 12 जैसे बजता रात के, फिर वो बंद हो जाती बॉर्डर क्लोज। देन सुबह 8 बजे स्टार्ट होती। वहाँ के यूक्रेनियन वालों के लिए 24 घंटे बॉर्डर खुली हुई है, हम लोगों के लिए ऐसा किया जा रहा था। धीरे धीरे करके हम लोग बहुत 3 दिन लगा है सर उस खाली एक चेक पोस्ट को पार करने में, बहुत मुश्किल से जैसे हम लोगों ने वो चेक पोस्ट पार किया है, फिर सेकंड चेक पोस्ट पार करने के लिए फिर 1 दिन लगा। ऐसा है कि ये लोग कर सकते थे, लेकिन इंटरनेशनल वालों के लिए वेट करवा के ये लोग ऐसे कर रहे थे, छोड़ देते। यस सर। और मेन चीज़ है कि हमें सबसे बड़ी चीज़ जो दिक्कत आ रही थी वो फूड की आ रही थी। हमारा फूड भी ख़त्म हो गया था, और हमारा पानी भी ख़त्म हो गया था, और पानी भी कहीं से प्रोवाइड नहीं हो पा रहे थे। तो हम लोगों ने 3 दिन तो सर प्यासे रहे हैं और बिना कुछ खाए पिए। तो हर तरह का प्रॉब्लम था, कम्युनिकेशन गैप था, पानी की कमी थी, यस सर, खाने की कमी थी। यस वैसे सिचुएशन में आपने सर्वाइव किया। यस सर, हम बहुत ही फिक्रमंद थे आपकी तरफ से, और ख़ासकर जितने भी लोग अभी फंसे हैं इस सब की तरफ से हम बहुत फिक्रमंद हैं। वो भी अपने घर सकुशल वापस आए। और भी कुछ ऐसा मोमेंट जो आपको लगा कि हम शेयर करें यहाँ पर? सर जब आपका प्लेन जो है वो हमारे इंडिया की धरती पर लैंड किया, उस वक्त आपने कैसा महसूस किया? सर उस समय काफ़ी अच्छा फीलिंग आया है कि नहीं, अब क्योंकि जब प्लेन उड़ती है तो तभी भी डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा कुछ खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ ऐसा हादसा हो जाए कि प्लेन क्रैश हो जाए, क्योंकि हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स भी थे, एंड एस्टिमेशन हम लोग लगा नहीं सकते कि पक्का ही कि सक्सेसफुली हम लोग यहाँ से उड़ पाएंगे। तभी भी हम लोगों को डर लगा रहता था कि पोलैंड भले पहुँच गए हैं, लेकिन अभी भी हम अपने वतन नहीं पहुँचे हैं। तो जैसे हम लोगों ने जब इंडिया लैंड किया तो काफ़ी अच्छी फील आई और पॉजिटिव वाइब्स आई कि नहीं फाइनली हम लोग अपने वतन पहुंच गए हैं। जब अपनी भूमि पे पहुंचे, अपनी ज़मीन पे पहुंचे, तो खैर हम लोगों ने चूमा सर, एंड देन फिर लगा कि नहीं अब हम लोग सेफ हैं। और अपने फिर पेरेंट्स से क्या बात हुई? मान ली हालात अब सुधर जाते हैं तो वापसी के लिए वहाँ पर जो आप पढ़ाई छोड़ कर आए हैं करने के लिए क्या ख्वाहिशमंद है, और पेरेंट्स क्या कहते हैं आपके? सर हम लोगों का जो पढ़ाई है वो तो आधे में ही रुक गया है। जी हाँ। बस हमारे पेरेंट्स भी चिंतित हैं कि आधे में रुक जाना बहुत बड़ी सीन भी क्रिएटेड है। एंड देन यही रिक्वेस्ट है बस इंडियन गवर्नमेंट से और प्राइम मिनिस्टर से कि हम लोगों के लिए स्पेशली थोड़ा ध्यान दें, हम लोगों के करियर पे ध्यान दें, क्योंकि इस चीज़ पे हमारी कोई गलती नहीं है। ये वॉर के सिचुएशन पे हमारा करियर बर्बाद ना हो, बस यही रिक्वेस्ट है सर कि हमारे लिए थोड़ा कुछ करें अगर ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट होता है तो। दानिश के पापा भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, तो हम जानना चाहेंगे जब दानिश घर पर पहुंचा तो वहाँ पे घर वालों की खुशी का क्या मंजर था? जब दानिश, हम शुरू से ही लगातार दानिश के संपर्क में हैं और लगे रहे, और जब हम जैसे जैसे करीब वक्त आता जा रहा था तो भी दिल में धकचुक सा था कि बेटा आ रहा है, पहुंच पाए, हमसे गले मिल ले, हम उसे गले लगा लेंगे तो हमें चैन मिलेगा। और हम लगातार संपर्क में थे, और दिल्ली उतरने के बाद फिर वहाँ से उन्होंने फिर प्लेन बुक किया हमने, और वो वहाँ उतरने के क्रम में लेट हो जाने के कारण वो पहला प्लेन छूट गया। फिर हमने तुरंत तत्काल जो है ऑनलाइन हम फिर बुक किए सीट, बेटा को हालत बनाया। ये वहाँ उतर के बहुत डर सा गए थे कि पापा हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम इतना लेट क्यों हो रहे हैं, हम कहें मजबूर हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। तो मैंने वो तुरंत हम इसको धावत बनाया कि आप रिलैक्स रहो, कहीं भी जगह मिलता है वहाँ बैठ जाओ। अब बैठ जाने के बाद हमने तुरंत टिकट कटवाया और इसको रिलैक्स दिलवाया,
और उसके बाद फिर हम लोग रांची एक्सपोर्ट में इंतज़ार करने लगे कि बेटा अब आएगा, तो मैं गले लगा के पहले तो उसको जी जान से पहले अपने गले से चिपकाऊंगा और तभी हमको रिलैक्स मिल पाएगा। और जैसे ही वो एयरपोर्ट पर उतरा और मैंने देखा और चिपक गए हम गले से और ज़ारों के दार आँख से आंसू गिरने लगे, तब हमें एहसास हुआ कि हम अपने बेटे से मिल पाए हों। बहुत बड़ी परेशानी का वक्त जो गुजरा आपके साथ, इतना जो एक पल के लिए भी जो अपनी सबसे कीमती चीज़ें दूर रहती है, और जब वो वक्त जो गुजरता है, वो पल पल जो गुजरता है, उसकी क्या तकलीफ़ होती है वो महसूस करने की बात है। लेकिन वो वक्त जब गुजर गया तो उस वक्त में क्या क्या तकलीफ़ें महसूस हुई? जब बच्चे जब पोलैंड से जब वो अपने लवीव सिटी से जा रहे थे कैब में, तो पापा हमें हर पल का ये खबर दे रहे थे कि पापा मैं निकलता हूँ कैब बुक कर। और जब भी बॉर्डर पर पहुँचे और इनकी तकलीफ़ देख करके मैंने सह नहीं पाया। और उसके बाद जब किसी तरह से भी पोलैंड बॉर्डर पर पहुँच गए और वहाँ पर ही बदहवास गिर गए थे, मतलब 2 दिन चले थे। और गिरने के बाद जब सुबह उठे तो उन्होंने कहा पापा मेरा पैर हाथ काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो बर्फ़ से ढक चुके थे। ऐसी हालत में बच्चों को मैंने हिम्मत दिलाई, बेटा तुम बहुत बहादुर है और तुम हिम्मत रखो, तुम आगे बढ़ो, इंशाल्लाह तुम निकल जाओगे। और हमने किसी तरह से वहाँ बॉर्डर तक पहुँचे। और पहुँचने के बाद जब वहाँ पर पहुँचे तो फिर वहाँ जब इमिग्रेशन के लाइन में जब पहुँचे वो, तो वहाँ पर 2 दिन तक वो थे और वहाँ पर इन लोगों के पास खाने का भी कुछ सामान नहीं था और पीने की भी नहीं सामान था। तो इन बच्चे ने हमें फ़ोन किया, पापा मैं प्यास से बेहाल हो रहा हूँ और मेरे पास पानी नहीं है, खाना नहीं है। तो मैं बहुत विचलित हो गया। वैसी स्थिति में मैंने अब किसी ऐसे व्यक्ति का नाम हमको समझ में नहीं आया, तो उसी स्थिति में हमको समझ में आया कि हम अपने सांसद जयंत सिन्हा को हम संपर्क करते हैं, शायद वो कुछ कर पाएंगे। तो हमने नेट पर सर्च किया उनका नंबर और उनका नंबर मिला। हमने डायरेक्ट कॉल लगाया और सर ने एक फर्स्ट कॉल में ही उठाए और उसने कहा कि कौन। तो हमने बोला कि सर आपके मैं संसदीय क्षेत्र से बोल रहा हूँ, हज़ारीबाग से, और ऐसी स्थिति है। तो उन्होंने बस 2 मिनट बात किया और बोले मैं कुछ करता हूँ, और वो लगातार लगे रहे उसमें। तो हमें हिम्मत लगा कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ कर सकूँगा इनके द्वारा। तो इसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर हम लगातार जब भी हम उन्हीं से बात करते रहे और किसी को हमको समझ में नहीं आ रहा था। और रात में 2 बजे हो, 12 बजे हो, या जब भी हमने फ़ोन लगाया सर ने तुरंत उठाया और उन्होंने वहाँ पर इंतज़ाम करने की कोशिश भी की। लेकिन वहाँ पर क्या होता था कि जहाँ की इंडियन एम्बेसी थे वो बॉर्डर के अंदर जा ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने बहुत सारे इंतज़ाम भी कर रखे थे, कंबल इंतज़ाम कर रखे थे, कुछ खाने का सामान और पानी भी। तो वो वहाँ से यूक्रेन के जो लोग जो सैनिक थे वो ले लिए, और लेकिन उनको अंदर जाने नहीं दिए, जिसके कारण से बच्चे तक नहीं पहुँच पाया। फिर हमने इन बच्चे का हालत से दरियाफ्त की और बच्चे जब हमको बोले तो कि नहीं पहुँचा, कुछ नहीं हो पाया, तो सर को फिर मैंने कॉल लगाया। सर ने बोला कि फिर मैं कुछ करता हूँ। तो एक MEI करके कुछ था वहाँ यूक्रेन का जो एम्बेसी था, उन्होंने सर उनका नंबर दानिश के मोबाइल पर व्हाट्सअप किए और दानिश को बोले, सर बोले कि उसको कॉल करो। फिर वो दानिश ने कॉल किया, तब तो वहाँ यूक्रेन की जो एक एम्बेसी की एक लेडी थी, वो उसने आकर 2 कंबल और 1 बोतल पानी और कुछ सैंडविच वगैरह था, ये इन लोगों तक प्रोवाइड किया। तब इन लोग रात भर सर्वाइव कर सके। ये तो इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जयंत सर को कि उसने लगातार हमने जब बहुत की और उन्होंने मेरी मदद करती रही, और हमारे बच्चा आज हमारे पास है। आपकी हिम्मत और आपके हौसले की हम लोग दाद देते हैं कि ऊपर वाले ने आपकी सुनी और आपका बच्चा आपके साथ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दानिश। आपके आने से हमें बहुत खुशी मिली, ख़ासतौर से हज़ारीबाग के तमाम लोगों को, हमारा चैनल एवेल चैनल और तमाम हमारे चैनल के जितने भी लोग हैं, सारे स्टाफ को बहुत खुशी है। बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि आप जो है हज़ारीबाग की धरती पर वापस आ गए हैं। तो एक बार गले लगाना चाहेंगे आपको? बेशक। तो आपने देखा कि कितनी खुशी की बात है कि दानिश हमारे घर वापस आ चुके हैं, और तमाम वैसे दोस्त जो अभी भी फंसे हुए हैं, तमाम वैसे लोग जो फंसे हुए जिनके गार्जियंस काफ़ी परेशान हैं, तो हम दुआ करते हैं वैसे तमाम लोगों के लिए कि वो भी घर वापस आ जाएं। अभी तक के लिए इतना, धन्यवाद।